हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करेंगे मैसूर पे अंग्रेज़ों ने कैसे अपना दबदबा कायम किया। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि अंग्रेज़ों ने बंगाल पे सिराजुद्दौला वहाँ के जो नवाब थे उनको हरा देते हैं और हराने के बाद वो सबसे पहले बंगाल पे विजय प्राप्त करते हैं और उसके बाद बक्सर के युद्ध में मुग़ल बादशाह जो थे आलम द्वितीय उनको हराते हैं। यानी कि सिराजुद्दौला के साथ जो प्लासी का युद्ध हुआ था उसमें अंग्रेज़ों ने बंगाल के नवाब को हराया। तो जो प्लासी का युद्ध था वो बंगाल पे दबदबा कायम कर दिया, लेकिन बंगाल के बाद जब बक्सर का युद्ध होता है तो उसमें अवध के नवाब जो पूरे दिल्ली के शासन, जो दिल्ली की राजगद्दी पे बैठे हुए थे, आलम मुग़ल बादशाह आलम सेकंड और नवाब सिराजुद्दौला, ये तीनों मिलके बक्सर की लड़ाई लड़ते हैं और उसमें अंग्रेज़ों से हार जाते हैं। तो बक्सर के युद्ध हारने से एक बहुत बड़ा निष्कर्ष ये निकलता है कि अंग्रेज़ जो ब्रिटिशर्स थे वो पूरे मुग़ल बादशाह को हरा देते हैं। यानी कि अब सबसे बड़ा शक्तिशाली, सबसे ज़्यादा शक्तिशाली कौन हो गया? मुग़ल से भी ज़्यादा शक्तिशाली अब ब्रिटिशर्स या अंग्रेज़ हो गए। ठीक है, तो ये सब हमने प्रीवियस क्लासेस में डिस्कस कर लिया था। अब हम देखेंगे कि मैसूर प्रांत पे, मैसूर जो साम्राज्य था उस पे अंग्रेज़ों का कैसे दबदबा होता है। जैसा कि हमने स्टार्ट किया है कि एक एक करके, जैसे पंजाब पे, पंजाब जो प्रांत था, रीजन था, उस पे अंग्रेज़ों ने कैसे अपना दबदबा हासिल किया। उसके बाद फिर मराठा पे देखेंगे, मराठा के बाद हैदराबाद। तो आज की जो हम सीरीज़ शुरू कर रहे हैं वो है मैसूर का। तो स्टार्ट करते हैं। मैसूर पे हेडिंग है हमारा एक्सपेंशन एंड कंसोलिडेशन ऑफ ब्रिटिश पावर इन इंडिया। यानी कि जो अंग्रेज है, ब्रिटिश पावर है, ये इसका विस्तार भारत में कैसे बढ़ता है। तो बंगाल का हमने पढ़ लिया था। अब मैसूर पे अंग्रेज़ों ने अपना जो शक्ति है वो उसको और कंसोलिडेट और उसको मजबूत करने के लिए अगली इनकी जो चढ़ाई होगी, अगली जो इनकी लड़ाई होगी वो मैसूर पे होगी। तो आइए देखते हैं सबसे पहले कि ये मैसूर, आज का मैसूर या मैसूर जो प्रांत था उस समय, वर्तमान में इसका क्या एग्जिस्टेंस है। मैप के थ्रू समझते हैं इसको। ये आपको दिख रहा है मैप। देखिए, तो ये इसमें जो भी शब्द यूज़ किए गए हैं ये काफ़ी आपके काम का है, इसको ध्यान में रखना है। पहले ये देखिए, ये जो कर्नाटक है, वर्तमान का जो कर्नाटक है वही उस समय मैसूर हुआ करता था। बट एग्जैक्टली जो कर्नाटक है, या जो आप कह सकते हो उसको कि जो मैसूर है, एग्जैक्टली कर्नाटक जो वर्तमान में है उससे मिलता जुलता, एग्जैक्टली 100% सही नहीं था लेकिन हद तक उसमें मैच करता था। फॉर एग्जांपल देखिए, इसका लोकेशन देख लीजिए। ये जो ग्रीन कलर में आपको दिख रहा है ये है आपका मैसूर प्रांत। ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये है आपका त्रावणकोर। ठीक है, जो वर्तमान में केरला। और फिर ये जो आपको ब्लूइश कलर में दिख रहा है ये वाला, ये हैदराबाद था। हैदराबाद जो निज़ाम के अंडर में जो राज्य क्षेत्र था, जो क्षेत्र निज़ाम के अंडर में आता था उसे ही हैदराबाद बोलते हैं। ठीक है, और ये आपका मराठा वाला रीजन था जो पेशवा के अंतर्गत आता था। ठीक है, ये नदन सरकार,
ये आप देख रहे हैं रेड कलर में, तो ये ऐसा क्षेत्र था जो आंध्र प्रदेश का तटवर्ती क्षेत्र है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे थोड़ा सा आप देख सकते हैं, ये मद्रास है जो मेन शहर है, चेन्नई। इसके नीचे ये आप देखिए, ये है पांडुचेरी, ठीक है। तो ये इसके लोकेशन हो गए। आपको ये जो रेडिश कलर में दिख रहा है, ये ब्रिटिश के डोमिनियन में था। आगे हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में। बस मैं आपको लोकेशन दिखाना चाह रहा था। ये जो ग्रीनिश कलर है या वर्तमान का कर्नाटक है, इससे मिलता जुलता यही मैप है, ठीक है। इतना जो क्षेत्र है, ये देखिए इसमें दो जगह है, एक है ये माहे और ये है आपका मंगलोर। ये दो शब्द आपको यूज़ किए जाएंगे, ये दो जो क्षेत्र है, ये आगे वाले अभी जब मैं आपको आगे बताऊंगा तो यूज़ होगा इस शब्द का, इस जगह का नाम। ओके, सो कीप इन माइंड। नेक्स्ट, तो आई होप आपने समझ लिया होगा। अगर आप कहीं मेंस का क्वेश्चन वगैरह लिखते हैं, रिटन क्वेश्चन देते हैं, तो आप इसको एज अ मैप आप इसको मैप पे लोकेट कर सकते हैं, आप दिखा सकते हैं, ठीक है। तो ये वाला जो रीज़न है, ऐसे करके ऐसे वाला, ठीक है, ये है आपका मैसूर रीजन। ओके, गुड। सो नेक्स्ट आइए कॉन्सेप्ट समझते हैं, क्या कैसे अंग्रेज़ों ने मैसूर पे अपना दबदबा हासिल किया। ओके, तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि एक विजयनगर था, ठीक है। विजयनगर की स्थापना 1336 में या 1333 में दो भाई थे, हरिहर और बुक्का नाम के दो भाइयों ने विजयनगर की स्थापना की थी, ठीक है। ओके, तो ये 1336 से और 1565 तक विजयनगर एक साम्राज्य स्थापित हुआ था। ये विजयनगर क्या था, तो जो कृष्णा नदी है उसके दक्षिण वाला जो कर्नाटक का हिस्सा था, वर्तमान का कर्नाटक नहीं, तो कृष्णा नदी के नीचे वाला जो क्षेत्र है, उसके नीचे का जो दक्षिण भारत का क्षेत्र है, उसे हम कर्नाटक या कर्नाटिक बोलते हैं। उसमें विजयनगर का साम्राज्य था। लेकिन 1565 में एक युद्ध होता है, तालीकोटा का युद्ध, ठीक है, तालीकोटा की लड़ाई। ये एग्ज़ाम में पूछा हुआ भी है। तो ये काफ़ी निर्णायक युद्ध था। इसके बाद विजयनगर का विघटन हो जाता है, ठीक है, विजयनगर का ब्रेकडाउन हो जाता है और टूटने के बाद कई छोटे छोटे साम्राज्य ऐसे स्थापित हो जाते हैं। उसी में से एक स्मॉल किंगडम था, उसका नाम था वाडियार, ठीक है। 1612 में वाडियार एक हिंदू साम्राज्य की स्थापना होती है, ठीक है। इसमें दो, ये देखिए आप, इसमें इस साम्राज्य में जब 1612 में इस वाडियार साम्राज्य की स्थापना होती है, तो उसी समय इस साम्राज्य के जो राजा थे, कृष्णराज वाडियार, ये देख रहे हैं आप, कृष्णराज वाडियार 2, इनका कार्यकाल 1734 से 1766 तक रहता है। तो ये एक पपेट की तरह रहते हैं और इनके जो दो मुख्यमंत्री रहते हैं, एक था नंजाराज और दूसरा देवराज। तो ये नंजाराज और जो देवराज थे, ये दो मंत्रियों ने पूरे साम्राज्य को संभाला हुआ था, ठीक है। ये दोनों भाई थे, नाम के ये राजा थे, पपेट थे, पुतले बोलते हैं ना वो, जस्ट पुतला थे वो। लेकिन मेन जो काम करने का डिसीजन लेते थे, जो डिसीजन होते थे इम्पोर्टेंट, यही दो मंत्री करते थे। तो देखिए, ये जो नंजाराज था ये सर्वाधिकारी था और जो देवराज था ये दुलवई था। तो दुलवई एक पद होता है जिसको हम लोग चीफ इन कमांडर बोल सकते हैं, कमांडर इन मिलिट्री जो होते हैं, यानी जो सेनापति का काम देखता था, इसके जिम्मे था देवराज। और बाकी सब जो एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क थे, वो प्रशासनिक कार्य, ये नंजाराज देखता था, ठीक है। ओके, अब थोड़ा सा विजयनगर के बारे में यहाँ देखिए। विजयनगर
1399 से 65 तक ये विजयनगर तीन ये विजयनगर नहीं, ये वड्यार जो किंगडम है, ये वड्यार साम्राज्य 1565 तक विजयनगर के अंतर्गत उसके अंडर में रहता है। जब विजयनगर था तो विजयनगर के अधीन ही एक राज्य होता था, एक साम्राज्य होता था वड्यार। लेकिन 1565 के बाद 1761 तक अपने आप को ये इंडिपेंडेंट कर लेता है, एक स्वतंत्र प्रांत बन जाता है, साम्राज्य बन जाता है। और उसके बाद 1761 से 1799 तक हैदर अली और टीपू सुल्तान, इन दोनों ने उस पर अपना साम्राज्य, अपना शासन स्टार्ट किया। ठीक है, तो ये जो वड्यार किंगडम था, ये वड्यार किंगडम का 3 कार्यकाल हमने देखा। स्टार्टिंग में विजयनगर के अंतर्गत होता था, फिर इंडिपेंडेंट था, और उसके बाद इस पर हैदर अली और टीपू सुल्तान अपने आप को इसका शासक घोषित कर लेते हैं। आगे की कहानी में हम लोग पढ़ेंगे। ओके, तो नेक्स्ट हमने बता दिया आपको कि वड्यार का जब किंगडम कृष्णराज वड्यार सेकेंड था, तो वो एक पुतला ही था। मुख्यतः 2 मंत्री थे, नंजराज और देवराज। इन दोनों ने इस पे अपना इन दोनों के हाथ में ही ये पूरा साम्राज्य था। एक मंत्री था और दूसरा सेनापति था। ठीक है, ओके, आगे देखते हैं। इन्हीं के दौरान, इसी समय जो हैदर अली था, ये अपना कैरियर स्टार्ट करता है एक घुड़सवार सैनिक से, हॉर्समैन से। मैसूर की जो आर्मी थी उसमें एक घुड़सवार सैनिक के पद से अपना जॉब शुरू करता है, अपना नौकरी शुरू करता है। ये बिल्कुल अनएजुकेटेड था हैदर अली। ठीक है, बट इस समय मैसूर की स्थिति बड़ा बुरा था। देखिए मैंने यहाँ पे रफली बना रखा है, आप यहाँ समझ सकते हैं। ओके, तो मैसूर जो था इस समय काफ़ी आर्थिक रूप से कमज़ोर हो गया था, फिनेंशियली इकोनॉमिकली काफ़ी वीक हो गया था। वजह क्या था? तो वजह ये था कि रिपीटेड इनकर्सन ऑफ मराठा एंड निज़ाम। आपने इसका लोकेशन देखा, ये देखिए, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ऊपर ये जो क्षेत्र है ये मराठा का है, तो इससे इनका बाउंड्री टच होता है मैसूर से। तो इधर से ये आक्रमण करते थे। निज़ाम का बाउंड्री आप देख रहे हैं, इतना ये टच करता है, इधर से ये आक्रमण करते थे। तो लगातार मराठा और हैदराबाद के निज़ाम के लड़ाइयों का, उनके आक्रमण का परिणाम ये था कि मैसूर की जो आर्थिक स्थिति थी काफ़ी दयनीय थी। ठीक है, काफ़ी फिनेंशली, जब लड़ाई होगा आपको पता ही है, आर्थिक नुकसान होता है उसमें। लोगों की जान तो जाती है, साथ में पैसों का बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। ओके, आपने कई बार नोटिस भी किया होगा कि जो समझदार व्यक्ति होते हैं वो युद्ध में भाग कम लेते हैं, लड़ाई, क्योंकि उनको पता होता है कि इससे नुकसान, जीत हो या हार हो तो होता ही है, लेकिन पैसा दोनों का खर्च होता है। ठीक है, जैसे वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में आपने देखा होगा, ब्रिटेन ने, उसको भी बहुत ज़्यादा आर्थिक नुकसान झेलने को मिला था, और इसीलिए इंडिया में वो टैक्स बढ़ा दिया था। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट समाप्त होने के बाद इंडिया में सभी टैक्स डबल कर दिए थे। तो कोई भी युद्ध हो, चाहे वर्तमान में यूक्रेन रशिया वाला युद्ध हो, आप समझ सकते हैं फिनेंशियली कितने कमज़ोर हो सकते हैं, आप समझ सकते हैं इसको। तो उस समय भी लगातार निज़ाम और मराठा से युद्ध होने की वजह से इनको फिनेंशियली वीक, इकोनॉमिकली या फिनेंशियली आप कह सकते हो काफ़ी वीक और कमज़ोर हो गए थे। ठीक है, तो वजह आप समझ गए, मराठा और निज़ाम का कंटिन्यूसली लगातार इनकी या रिपीटेडली बार बार इनके ऊपर आक्रमण। ओके, तो इस समय का तकाजा या समय की ये मांग थी
नीड ऑफ आवर्स, उस समय नीड ऑफ आवर्स यही था, समय की ज़रूरत ये थी कि कोई एक ऐसा व्यक्ति हो जिसके पास काफ़ी अच्छी स्किल हो, मिलिट्री स्किल हो और डिप्लोमेटिक स्किल हो। ठीक है, मिलिट्री मतलब कि जिसके अंदर सैन्य नेतृत्व करने की क्षमता भी हो और प्लस कूटनीतिक तरीके से बात करके मामलों को सुलझाने की भी कला हो, जिसको डिप्लोमेटिक बोलते हैं। तो ये दोनों क्वालिटी उस समय हैदर अली के अंदर देखा गया कि हैदर अली फिट फॉर दिस पर्टिकुलर जॉब एंड स्किल। तो हैदर अली को 1761 में क्या बना दिया गया, डी फैक्टो रूलर बना दिया गया। और इसने जब इसको सेनापति का पद मिला, जब इसको चार्ज मिल गया कि आप सेना को लीड करो, तो इसने उस समय कुछ चीज़ों को महसूस किया, उसने रियलाइज़ किया कि हमारी जो सैनिक है इसमें स्विफ्ट कैवेलरी की ज़रूरत है। स्विफ्ट मतलब कि तेज़ी से, जो हमारे भारत के शासक थे मैसूर वगैरह के, वडियार के या कोई भी, ये लोग काफ़ी पुराने अस्त्र शस्त्र यूज़ कर रहे, पैदल सेना यूज़ करते थे। लेकिन इस समय ज़रूरत थी स्विफ्ट कैवेलरी की, घुड़सवार सैनिक चाहिए जो बहुत तेज़ी से आक्रमण करे, स्पीड होना चाहिए। तो इन्होंने सोचा कि एक स्विफ्ट कैवेलरी होनी चाहिए जो कि फ्रेंच ट्रेंड हो। फ्रेंच जो यूरोपियन थे, फ्रांसीसी, उनके द्वारा ट्रेनिंग मिल जाए, तो ऐसे सैनिकों को अपने सेना में शामिल करना है। कुछ इफ़ेक्टिव आर्टिलरीज होने चाहिए, कुछ ऐसे युद्ध सामग्री होनी चाहिए, गोला बारूद टाइप की चीज़ें कह सकते हो आप, बंदूकें होनी चाहिए, क्योंकि अब तो लाठी और भाले से लड़ाई का समय ख़त्म हो गया था। अंग्रेज़ों ने काफ़ी अपने हथियारों को सुदृढ़ और काफ़ी एडवांस कर लिया था। तो हैदर अली ने ये 2-3 चीज़ें महसूस की और इसके बाद इन्होंने डिंडीगुल में, जो तमिलनाडु में है डिंडीगुल, यहाँ पे इन्होंने एक आर्मी फैक्ट्री खोली, आर्म्स फैक्ट्री खोली। यानी कि आर्म्स फैक्ट्री मतलब गोला बारूद या हथियारों का एक कारखाना खोला। हेल्प इसको किसने किया, तो फ्रेंच। तो ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि हैदर अली ने किस जगह पे आर्म्स फैक्ट्री खोली थी, उन्होंने हथियारों का कारखाना कहाँ पे सेटअप किया था, तो डिंडीगुल में। ओके, किसकी मदद से, तो फ्रांसीसियों की मदद से। उसके बाद इन्होंने आर्मी को वेस्टर्न मेथड से, जो पश्चिमी तकनीकी से, पश्चिमी तरीक़ों से इन्होंने अपने आर्मियों को ट्रेन करना शुरू किया। ठीक है, ओके, नेक्स्ट। देखिए इसी बीच क्या होता है कि ये सब कुछ होने के बाद आपको पता ही है कि फैक्ट्री खोलने के लिए इन्होंने फ्रांसीसियों की मदद करी थी। ठीक है, फ्रांसीसियों ने हैदर अली को हेल्प किया था। ओके, तो इस हेल्प के वजह से, इस हेल्प का एक नतीजा ये हुआ कि अंग्रेज़ नाराज़ हो गए। वो सोचे कि फ्रांसीसियों की ये मदद ले रहा है हैदर अली, और फ्रांसीसी जो थे वो अंग्रेज़ों के कट्टर राइवलरीज थे। उस समय सिर्फ और सिर्फ 2 ही कंपनियां बची थी जिनमें प्रतिद्वंद्विता बहुत ज़्यादा थी, एक था फ्रांसीसी और दूसरा अंग्रेज। ओके, तो हैदर अली ने अंग्रेज़ की मदद न लेके फ्रांसीसियों की मदद ली, इससे नाराज़ हो गए अंग्रेज़। और उसी का नतीजा था कि अंग्रेज़ और मैसूर के शासक हैदर अली से एक लड़ाई होता है, एक युद्ध होता है, और उसी का नाम रखा गया फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर, यानी कि पहला आंग्ल मैसूर युद्ध। कब लड़ी जाती है, 1767 से लेके 69 तक। ठीक है, ये पहला युद्ध होता है।
ओके, इसके पीछे के इससे पहले थोड़ा सा एक बैकग्राउंड देख लेते हैं। देखिए, पेशवा जो माधवराव था उस समय, माधवराव पेशवा, हम मराठा पढ़ेंगे तो एक एक चीज़ पढ़ेंगे वहाँ पे। बस इतना जानिए कि जो माधवराव मराठा था, पेशवा था, इसने मैसूर पे 3 बार आक्रमण किया था हर थोड़े समय के लिए। देखो, ये मराठा जो थे एक्चुअली इनके युद्ध का मेन पर्पस होता था लूट करना। ठीक है, वो युद्ध करते थे, लड़ाई करते थे और वहाँ जो युद्ध से मिले सामग्री या धन दौलत लूट के ले जाते थे। तो इनका मेन वही था, लूट करना, अपने दूसरे क्षेत्र में, अपने पड़ोसियों क्षेत्र में आक्रमण वगैरह करते थे और युद्ध में जो भी इनको सामान, जीत, खम्स जिसको बोलते हैं, तो उसको वापस लेके चले जाते थे। तो इनके युद्ध का मेन पर्पस था लूट मार करना। तो माधवराव मराठा जो थे, इन्होंने काफ़ी शक्तिशाली थे। इन्होंने ही 3 बार हैदर अली के दौरान इन्होंने आक्रमण किया था, 1764 में, फिर 66 में, 71 में। ठीक है, और इन्होंने हैदर अली को बार बार हराया। और इसी के बदले में जो मैसूर के शासक थे, इनको शांति के लिए एक वार्ता करना पड़ा, या शांति के लिए कि भाई तुम हम पे आक्रमण मत किया करो, मैं तुमको पैसे समय से समय पहुंचा दिया करूँगा, तुम शांति बनाए रखो। और इसके बदले में इनको बहुत ज़्यादा अमाउंट में पैसा देना पड़ा। ठीक है, लेकिन जब माधवराव की डेथ हो जाती है 72 में, तो हैदर अली वापस से चढ़ाई करता है मराठों पे, और जो भी अपनी ज़मीन हार गया था माधवराव से, वो वापस कर लेता है। ठीक है, सभी ज़मीनें रिकवर कर लेता है, अपनी टेरिटरी जो भी हारा था, जो भी शांति के लिए अपनी ज़मीनें माधवराव को दे दिया था। ठीक है, तो ये एक छोटा सा मराठा का बैकग्राउंड है। तो हम देखेंगे आज फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर। इसमें क्या होता है, मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि फर्स्ट, इसमें 2 चीज़ याद रखना है आपको। ये युद्ध कब हुआ था, 67 से 69 में। ठीक है, तो इसके पीछे का वजह ये था, देखिए इसके पीछे का वजह ये था कि 1766 में एक समझौता होता है, किसके किसके बीच में, निज़ाम और अंग्रेज़ों के बीच में। क्यों भाई, ये क्यों समझौता करते हैं? तो इसमें ये समझौता होता है कि निज़ाम जो हैदराबाद है, हैदराबाद के जो निज़ाम है, वो नदन सरकार किसको दे देंगे, अंग्रेज़ों को दे देंगे। तो फिर निज़ाम को क्या फ़ायदा होगा, निज़ाम को फ़ायदा होगा कि अंग्रेज़ इनकी मदद करेंगे। ठीक है, किससे प्रोटेक्ट करेंगे, हैदर अली से, क्योंकि अब हैदर अली मराठों पे आक्रमण करके जीत हासिल कर लिया था, तो निज़ाम को भी डर था। अब देखिए यहाँ पे लोकेशन, ये है निज़ाम, तो ये मैसूर, यहाँ से इनको आक्रमण करने के लिए पूरी तरह से फेवरेबल कंडीशन है। हैदर अली धीरे धीरे मजबूत हो रहे थे, मराठाओं से अपनी ज़मीनें वापस छीन लिए थे। तो निज़ाम, हैदराबाद का निज़ाम और अंग्रेज़ों ने एक समझौता किया कि भाई देखो, मैं तुम्हारी सुरक्षा करूँगा, किससे, मैसूर से, लेकिन इसके बदले में तुम मुझे ये नदन सरकार दे देना। ये जो कृष्णा नदी से इधर कौन सी नदी है, ब्राह्मणी नदी है ना, इधर उड़ीसा तट तक, आंध्रा और उड़ीसा के जो तट है उसे बोलते हैं नदन सरकार। ठीक है, तो ये वाला जो क्षेत्र है आप मुझे दे देना, ये अंग्रेज बोले। ठीक है, इनके बीच समझौता हो गया। ओके, ठीक है, नेक्स्ट। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। इसी समय आपको तो मैंने बताया ही था कि जो हैदर अली था वो फ्रांसीसियों से बहुत सारी मदद ले लिया था, फ्रांसीसी उसके दोस्त बन गए थे। तो अंग्रेज़ इससे बहुत ज़्यादा नाराज़ थे, और यही वजह था कि निज़ाम से इन्होंने एक ट्रीटी किया। समझौता करने के बाद उसने, अंग्रेज़ों ने
हैदर अली को सबक सिखाने के लिए या उससे लड़ाई लेने के लिए पहला मैसूर युद्ध शुरू करते हैं। ठीक है, तो ये जो समझौता हुआ था 1766 में, इस समझौते में एक बदलाव होता है, इस गठबंधन में एक बदलाव होता है। ठीक है, क्या बदलाव होता है? आपको पता है ना कि जो हैदर अली था वो काफ़ी डिप्लोमेट था, उसके अंदर कूटनीतिक क्षमता थी। तो अंग्रेज़ों के समझौता को इसने पलट दिया। कैसे? मराठा को बोला कि देखो मराठा, हम तुमको पैसा दे देंगे, और इसके लिए उसने 36 लाख रुपए भी दिए। तुम न्यूट्रल रहना, जब निज़ाम और हमारे बीच में लड़ाई होगा तो तुम इसमें शामिल मत होना, तुम शांति से तमाशा देखना, इसके बदले में मैं तुम्हें 36 लाख रुपए दूंगा। ठीक है, ओके। तो मराठा को इन्होंने शांत कर लिया। अगली बार निज़ाम ने क्या कहा? निज़ाम को इन्होंने एक लालच दी कि देखो निज़ाम, मैं तुमको अपनी जो ज़मीन जीतूंगा, आरकोट की जो ज़मीन होगी उसका कुछ हिस्सा मैं तुम्हें दे दूंगा। ठीक है, आरकोट क्या है पता है ना आपको? आरकोट उस समय कार्नेटिक जो था उसकी राजधानी हुआ करती थी। कार्नेटिक या कर्नाटक का जो क्षेत्र होता था। ओके, तो निज़ाम भी लालच में आ गए और जो अंग्रेज़ों के साथ समझौता हुआ था उसको चेंज कर दिया। ठीक है, और निज़ाम भी किसको ज्वाइन कर लिया? अली को। अब हैदर अली क्या करता है? हैदर अली और ये जो नवाब, आरकोट के जो नवाब थे, हैदर अली और आरकोट, या कह सकते हो कि जो कर्नाटक था, इनके बीच में एक विवाद था, एक डिस्प्यूट था ज़मीन को लेके। ठीक है, तो इस ज़मीन का जो विवाद था यहीं से शुरू हो गया पहला एंग्लो मैसूर वॉर। एक तो अंग्रेज़ पहले से ही क्या थे? हैदर अली से चिढ़े हुए थे, और ऊपर से हैदर अली और आरकोट का ज़मीनी विवाद था, तो इन दोनों को मिला के लड़ाई होना कन्फर्म था। ठीक है, इसके बाद क्या होता है? स्क्रीन आपको शो हो रही होगी। देखिए, कोर्स ऑफ वॉर, कैसे लड़ाई चलता है। लगातार 1.5 साल तक लड़ाई चलता है अंग्रेज़ों के साथ। ठीक है, और इसमें हर बार हैदर अली जीत जाते हैं, अंग्रेज़ों का हार होता है इसमें। लेकिन लड़ाई 1.5 साल चलते रहता है तो कोई बहुत सॉलिड निष्कर्ष नहीं निकलता। तो अंग्रेज़ बड़े चालाक थे। 1.5 साल की लड़ाई में वो एकदम, जो मद्रास वाला रीजन था, जो आरकोट वाली जो ज़मीन थी, उसमें ज़्यादातर वो ज़मीनें अंग्रेज़ के कब्जे में था। मद्रास वाला जो रीजन था, तो उसमें एक केओस हो गया था। ठीक है, मद्रास जो प्रांत था, या जो मद्रास रीजन था, जगह था, शहर था, उसमें बहुत ज़्यादा सिचुएशन अस्त व्यस्त हो गया था। अब 1.5 साल तक लड़ाई चलता था, हैदर अली इनको परेशान करते रहते थे, तो कुछ खास कंक्लूज़न नहीं निकला। इसीलिए कुछ खास कंक्लूज़न निकलता नहीं था कि फाइनली हार ही जाए या जीत जाए। लेकिन परेशान होते थे मद्रास के लोग, इससे परेशान अंग्रेज़ होते थे। तो अंग्रेज़ों ने एक रास्ता निकाला कि चलो भैया समझौता कर लेते हैं। जैसा कि आपको पता है हर एक युद्ध के बाद एक समझौता होगा। ठीक है, तो अंग्रेज़ों ने भी पहला एक समझौता करते हैं, ट्रीटी ऑफ मद्रास जिसको बोलते हैं, और ये काफ़ी ह्यूमिलिएटिंग था अंग्रेज़ों के लिए। ठीक है, ये समझौता कब होता है? तो 1769 में। तो आई होप समझ में आ गया होगा कि पहला जो एंग्लो मैसूर वॉर जो होता है वो कब शुरू होता है? 60, बताइए कब शुरू होता है? देख लीजिए आप यहाँ पर, 67 से लेके 69 तक शुरू होता है। और ये इसकी लड़ाई का जड़ ये ट्रीटी था 1766, और प्लस फ्रांसीसियो का हैदर अली के साथ एक अलायंस या गठबंधन। ठीक है,
तो यही 1.5-2 साल के बाद एक समझौता हो जाता है अप्रैल 1769 में, जिसको मद्रास की संधि बोलते हैं। तो आपसे ये कई बार एग्ज़ाम में पूछा हुआ है, मैच द फॉलोइंग करके। देखिए, अंग्रेज़ों और हैदर अली के बीच में 4 युद्ध होते हैं, ठीक है, जिसका नाम है आंग्ल मैसूर युद्ध प्रथम, फिर एंग्लो मैसूर वॉर सेकेंड, थर्ड और फोर्थ, ठीक है। तो हमने आपको बता दिया कि जो फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर है, ये शुरुआत होता है 67 में, समझौता होता है 69 में। तो इस समझौते में क्या बात की गई, क्या निर्णायक बिंदु था? तो पहला ये था कि एक्सचेंज ऑफ प्रिजनर, जो भी युद्ध कैदी थे, युद्ध में जो भी प्रिजनर कैदी थे, उनको एक्सचेंज कर लो, अदला बदली कर लो। जैसे क्या होता है ना, लड़ाई होता है, तो लड़ाई में हारने के बाद जब मेन उसका सेनापति वगैरह मारा जाता है, तो जो उसके छोटे सैनिक होते हैं, उनको एक एक को चुन चुन के मारा नहीं जाता। जब सेनापति हार गया, उसका कमांडर हार जाता है, तो उस सैनिकों को कैदी बना लिया जाता है, ठीक है, इसको वॉर प्रिजनर बोलते हैं। आपको पता होगा कि 1971 के वॉर में भी बहुत सारे पाकिस्तानी वॉर प्रिजनर्स थे, बाद में समझौते के बाद उनको वापस कर दिया गया, ठीक है। तो वैसे ही उस समय भी ये युद्ध के कुछ नियम होते हैं कि वॉर प्रिजनर्स को मारा नहीं जाता है, ठीक है, या तो उसको अपने में शामिल कर लो या तो फिर वापस कर दो। तो समझौता में यही हुआ कि जितने भी प्रिजनर्स हैं उनको वापस कर दो, एक्सचेंज कर लो, जो हमारे कैदी थे उनको तुम वापस कर दो और मैं तुम्हारे सैनिकों को वापस कर देता हूँ। उसके बाद जो भी ज़मीनें वगैरह आपने जीत हासिल करी थी वो आप वापस कर लो, ठीक है। लेकिन मैसूर ने या हैदर अली को अंग्रेज़ों ने एक समझौता, एक प्रॉमिस दिया, वादा किया कि देखो भाई, जो सबसे क्रूशियल था कि जब भी तुम्हारी ज़रूरत पड़ेगी मैं तुमको हेल्प करूँगा, जब भी तुम किसी दूसरे को अटैक करोगे, जब भी तुम्हारे पे कोई दूसरा अटैक करेगा, तो मैं तुमको सपोर्ट दूंगा, ये मेरा वादा है। अंग्रेज़ों ने ऐसा कहा और इसके बदले में हैदर अली खुश हो गए और कैदियों का आदान प्रदान हो गया, और प्लस जो ज़मीनें जीत हासिल करी थी वो उस अंग्रेज़ों ने जो जीता था इसको वापस कर दिया, इन्होंने उसकी ज़मीन वापस कर दी, ठीक है, जो क्षेत्र थे, ठीक, ओके। तो ये है आपका मद्रास का प्रथम फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर, समझ गए। इसके बाद होता है सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर। अब देखिए ये कब शुरू होता है, ये 1780 से 1784 में शुरू होता है। इसके पीछे का बैकग्राउंड ये था कि जो अंग्रेज़ों ने पहले मैसूर या मद्रास जो समझौता हुआ था, उस समझौते का उल्लंघन किया, ब्रीच ऑफ ट्रीटी ऑफ मद्रास। क्यों? क्योंकि 71 में मराठा अटैक करते हैं, मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में। तो 71 में जब मराठा माधवराव ने अटैक किया था, तो अंग्रेज़ों ने इनको मदद ही नहीं किया। जैसा कि आपको पता है, उन्होंने वादा किया है कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन उन्होंने तो प्रॉमिस तोड़ दिया, धोखा दिया, एक तरह से विश्वासघात किया। अंग्रेज़ों ने मदद ही नहीं किया जब मराठा ने आक्रमण किया था। तो हैदर अली ने एक महसूस किया, उनको एक रियलाइजेशन हुआ कि यार इससे अच्छे तो हमारे फ्रेंच ही दोस्त अच्छे हैं, वो ज़्यादा हेल्पफुल हैं, ट्रस्टफुल है। अंग्रेज़ों से ज़्यादा ट्रस्टवर्दी कौन है, भरोसेमंद कौन है? फ्रेंच है। क्यों? क्योंकि वो हमारे आर्मी रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं, गन देते हैं, हथियार देते हैं, ठीक है। तो हैदर अली को ये रियलाइजेशन, ये महसूस हुआ कि हम फ्रेंच के साथ दोस्ती अच्छा रखें, ठीक है। और इनका एक और बात था कि अगर उनके फ्रेंच के साथ हैदर अली दोस्ती करते हैं, तो ये जो माहे क्षेत्र था, मैंने आपको दिखाया था माहे, अभी फिर से दिखाता हूँ। इस माहे के रास्ते, माहे आपको पता है ना, ये फ्रेंच का कॉलोनी था। देखिए ये कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है, माहे का लोकेशन पूछा है, ये केरला में है आज वर्तमान में। तो कराईकल, यनम, माहे और पौंडुचेरी, ये जो 4 जगह है, ये वर्तमान का जो यूनियन टेरिटरी है पौंडुचेरी, इसके 4 ज़िले हैं। ये सभी फ्रेंच की कॉलोनी हुआ करती थी, ठीक है।
तो ये जो माहे का आप लोकेशन एक बार देख लीजिए, फिर समझ में आएगा। ये देखिए, आपको दिख रहा है ये माहे, ये है माहे। तो ये मैसूर प्रांत में ही आ रहा है, मैसूर के ही प्रोविंस में है ये माहे। तो इस माहे से मैसूर में हथियार खरीदना बेचना होता था। किसके किसके बीच में? फ्रेंच और हैदर अली के बीच में। ठीक है, हैदर अली और इनके बीच में। ओके, तो हैदर अली की जो फ्रेंडशिप थी वो फ्रेंच के साथ बहुत अच्छी थी, लेकिन इनकी जो फ्रेंडशिप फ्रेंच के साथ होना अंग्रेज़ों के लिए चिंताजनक था। ठीक है, और उसी समय वॉरेन हेस्टिंग, आपको पता है वॉरेन हेस्टिंग? तो वॉरेन हेस्टिंग उस समय के गवर्नर जनरल थे, और इन्होंने कोशिश किया कि हम अगर माहे को छीन लें, क्योंकि माहे ही एक ऐसा बंदरगाह या एक ऐसा कॉलोनी है जिसके थ्रू फ्रेंच से इनकी दोस्ती बनी हुई है, वहीं से ये सामान हथियारों की सप्लाई करते हैं। अगर माहे छीन लेंगे तो हैदर अली कमज़ोर हो जाएंगे। ठीक है, बट अंग्रेज़ों ने कोशिश किया, वॉरेन हेस्टिंग ने कोशिश किया, लेकिन इनकी कोशिश एक तरह से डायरेक्ट हैदर अली के लिए चैलेंज हो गया कि भैया ये तो मेरी ज़मीन है माहे, तुम कौन होते हो उस पर अटैक करके छीनने वाले। जबकि उन्होंने फ्रांसीसियों पे अटैक किया, फ्रांसीसियों से उन्होंने ज़मीन छीनने की कोशिश की, लेकिन हैदर अली को बुरा लगा। ठीक है, और इसीलिए ये युद्ध शुरू हो गया। जैसे ही अंग्रेज़ों ने कोशिश किया माहे को छीनने की, तो चूँकि माहे जो जगह है ये हैदर अली के प्रोटेक्शन में आता है, इनके प्रांत का क्षेत्र है, बस लड़ाई शुरू हो गई। ओके, अब देखिए इसके बाद लड़ाई स्टार्ट कैसे होती है कि हैदर अली ने क्या किया, एक अलायंस बनाया। कैसा अलायंस बनाया? एंटी इंग्लिश अलायंस, यानी कि गैर अंग्रेज संगठन कह सकते हो आप, या गठबंधन। ठीक है, किसके किसके साथ? जैसा कि आपको बताया कि हैदर अली काफ़ी दिमाग से भी बहुत डिप्लोमेटिक थे। उन्होंने मराठा और निज़ाम के साथ एक अलायंस बना लिया, गठबंधन बना लिया कि भैया देखो हम लोग मिल के लड़ाई लड़ते हैं। और जब इन तीनों का एक साथ आना अंग्रेज़ों के लिए घातक सिद्ध हुआ, और बुरी तरह से अंग्रेजी आर्मी, जो अंग्रेज़ थे, उनकी आर्मी बुरी तरह से हार जाती है। और इनकी आर्मी कौन देख रहा था? कर्नल बैली। ठीक है, और ये 1781 में ये लड़ाई होता है इनके बीच में। और 1781 में जो आरकोट था ना, आरकोट पे ये लोग कब्जा जमा लेते हैं, उसको कैप्चर कर लेते हैं। यानी कि स्टार्टिंग जब होता है सेकेंड एंग्लो मैसूर का, उसके स्टार्टिंग में हैदर अली जीत जाते हैं। क्यों? क्योंकि इन्होंने एक गठबंधन बनाया था मराठा और निज़ाम के बीच में। ठीक है, लेकिन बाद में अंग्रेज़ भी कम चालाक थोड़े थे, वो तो सबके बाप थे। तो अंग्रेज़ों ने क्या किया, इनके अलायंस को डिटैच करवा दिया, तोड़ दिया। यानी कि मराठा और निज़ाम हैदर अली से अलग हो गए। और ये किसको ज्वाइन कर लिए? ये अब किसको ज्वाइन कर लेंगे? अब ये अंग्रेज़ों को ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, आगे ओके, नेक्स्ट फिर से समझते हैं इसको। तो अंग्रेज़ों ने हैदर अली ने जब मराठा और निज़ाम को अपने में शामिल कर लिया, जो कि आपको पता है ना, इससे पहले वो फेवर कर रहे थे अंग्रेज़ों को, लेकिन अपने डिप्लोमेटिक स्किल के वजह से मराठा और निज़ाम को अपने पल्ले में गठबंधन करा लिया इन्होंने। ठीक है, तो बस यहीं पे एक लड़ाई होता है 1781 में। 1781 में ये तो पहले आरकोट पे अपना कब्जा जमा लेते हैं, और उसके बाद अंग्रेज अब क्या करेंगे, उसका बदला लेंगे ही। तो एक आयर कूट नाम का एक कमांडर था। ठीक है, और वो क्या करता है कि अंग्रेज़ों को मराठा को और निज़ाम को हैदर अली से तोड़ देता है। कहता है कि भैया, लालच दे देता है,
तुमको हम बहुत सारी ज़मीनें देंगे, ठीक है। और वो उनके साथ जो गठबंधन हुआ था उसको तोड़ देता है, और वजह ये होता है कि हैदर अली हार जाते हैं। और ये युद्ध में पूछा हुआ एग्ज़ाम में क्वेश्चन है कि बैटल ऑफ पोर्टो नोवा जो का युद्ध हुआ था, इसमें किसकी हार होती है, ठीक है। तो पोर्टो नोवा एक जगह है, इस जगह पे युद्ध हुआ था, और उस जगह के नाम पे ही ये रखा गया कि पोर्टो नोवा युद्ध कब होता है, 1781 में होता है। इसमें हैदर अली हार जाते हैं। हैदर अली के हारने का वजह क्या था, मराठा निज़ाम का डिटैच हो जाना, ठीक है, अलग हो जाना। फिर इसके बाद हैदर अली हार नहीं मानते, ये अपनी आर्मी को फिर से रीऑर्गेनाइज करते हैं, रीग्रुपिंग करते हैं, फिर से अपनी सेना को तैयार करते हैं, ठीक है। और इस बार ये अंग्रेज़ों को फिर से हरा देते हैं। और इसमें ये जो अंग्रेजी सैनिक या कमांडर था ब्राथवेट, इसको भी कैद कर लेते हैं, कैप्चर कर लेते हैं, ठीक है, ओके। तो ये इस तरह कहानी चलती रहती है। लेकिन इसी समय 1781 के बाद 1782 में, दिसंबर 1782 में हैदर अली की डेथ हो जाती है। कैंसर से इसकी डेथ हुई रहती है। इनके डेथ के समय इनका बेटा टीपू सुल्तान वही इनके साथ ही रहता है, और आगे की लड़ाई टीपू सुल्तान कंटिन्यू करता है, ठीक है। अभी लड़ाई का निष्कर्ष नहीं आया है ना, लेकिन अचानक बीच में युद्ध में वो मर जाते हैं, तो अब आगे की लड़ाई टीपू सुल्तान लीड करेगा। 1 साल तक ये वॉर चलता रहता है, लेकिन कोई पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आता। और इस युद्ध से दोनों लोग उब चुके थे। आप देख रहे हो ना, 1780 में शुरू हो रहा है, 84 तक चल रहा है, ठीक है। तो फाइनली आपको पता है टीपू सुल्तान ने अपने पिता को खो दिया, तो ये भी एक तरह से उब चुका था, फेडअप हो चुका था, और अंग्रेज़ तो परेशान थे। तो फाइनली दोनों साइड मिलके एक शांति समझौता करते हैं, और इस समझौता का नाम है मंगलौर की संधि। मंगलौर जगह पे 1784 में एक समझौता होता है, और इसमें सभी ज़मीनें एक दूसरे को वापस कर दी जाती हैं। तो आप ये देखिए, ये है मंगलौर, यहीं पे ये समझौता होता है, ठीक है। तो इस तरह से आपने देखा कि एंग्लो मैसूर का प्रथम वार, और उसके बाद कौन सी समझौता होता है, उसके बाद मद्रास का समझौता होता है। कब युद्ध शुरू होता है वो, तो 1767 से 1769 तक। दूसरा एंग्लो मैसूर वॉर, तो ये कब होता है, 1780 से 1784 में। एक क्वेश्चन ऐसा ही पूछा है कि किस युद्ध के दौरान या किस युद्ध में हैदर अली की डेथ हो जाती है। तो आप ध्यान रखिएगा, सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर, ठीक है। पहले एंग्लो मैसूर के बाद कौन सी समझौता होती है, मद्रास का, मैच द फॉलोइंग करके आया है। दूसरे में कौन सा होता है, दूसरे एंग्लो मैसूर वॉर में, तो इसमें होता है कौन सा समझौता, मंगलौर का समझौता, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। ये आप देख लीजिए, ये जो एरिया है, ये जो क्षेत्र है, लोकेशन है, ये सारी चीज़ें आपने देख लिया, कहाँ पे नोटिस कर लिया। नेक्स्ट क्लास में हम आगे की 2 लड़ाइयों को शुरू करेंगे।